हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। इस वीडियो के अंदर हम लोग जुलाई महीने के थर्ड वीक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो जुलाई महीने के तीसरे सप्ताह में यानी कि 15 से लेकर के 21 जुलाई के बीच में सभी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस बने हैं करंट अफेयर्स के, वो हम लोग आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है। आपको बता दूं, इससे पहले हम लोगों ने 2 वीकली वीडियोस जुलाई महीने में ऑलरेडी कवर कर ली हैं और उसके जरिए हम लोगों ने 1 से लेकर के 14 जुलाई तक के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। तो यहाँ पर हम लोग 15 से 21 जुलाई तक के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, जो कि भारत की तट रेखा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, तो इसके नए महानिदेशक हाल ही में बन गए हैं राकेश पाल। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भारतीय तटरक्षक बल है, ये भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसके नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं राकेश पाल। भारत में 26 विपक्षी दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कौन सा गठबंधन बनाया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ये अप्रैल मई के महीने में आयोजित होगा। अप्रैल मई 2024 के अंदर ये होने वाला है। तो इसके लिए भारत के 26 विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर के एक गठबंधन बनाया है, एक अलायंस बनाया है, ताकि बीजेपी के नेतृत्व वाला जो एनडीए अलायंस है उसको हराया जा सके। तो इस नए अलायंस का नाम क्या है, जिसमें 26 विपक्षी दल शामिल है? इसका नाम है इंडिया, यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। यहाँ पर आप इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं और इसका हिंदी में मतलब होगा भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। तो इंडिया नाम का ये जो अलायंस बनाया गया है, इसका मेन मकसद यही है। ये वैसे आपको बता दूं कि कांग्रेस के नेतृत्व में बनाया गया है, कांग्रेस के नेतृत्व में, और इसका मेन मकसद है कि 2024 के अंदर जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को हराना है। तो इंडिया नाम का जो अलायंस है वो गठित किया गया है कांग्रेस के नेतृत्व में, ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप सभी जानते हैं कि ये पोर्ट ब्लेयर में है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है यानी कि पोर्ट ब्लेयर, वहीं पर वीर सावरकर के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इसके नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। आपको बता दूं कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऊपर ये जो नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल भवन बनाया गया है, इसकी लागत आई है 710 करोड़ रुपए। 710 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। भारतीय राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है। भारत के जो राष्ट्रीय लेवल पर महिला वॉलीबॉल टीम है उसका नया कोच बना दिया गया है रविंद्र बंसटू को। रविंद्र बंसटू जो हैं ये हिमाचल प्रदेश की हैं और इन्हीं को राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच बना दिया गया है। आपको बता दूं, जो नेक्स्ट एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप होने वाली है वो होगी 19वीं एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप और वो होने वाली है चीन के हांगजू में। चाइना के अंदर ये सितंबर और अक्टूबर महीने में होने वाली है। तो इसके लिए जो ट्रेनिंग है वो रविंद्र बंसटू के द्वारा ही दी जा रही है। तो ये कोच बनाया गया है इनको, ये आपको याद रखना है। 20 जुलाई 2023 को पारंपरिक दवाइयों पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश ने की है। तो पारंपरिक दवाओं यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन पर आसियान कंट्रीज का हाल ही में एक सम्मेलन हुआ है और इसकी मेजबानी भारत ने ही की है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो भारत की मेजबानी में ये कहाँ पर हुआ है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है और भारत का जो आयुष मंत्रालय है उसी ने इसका आयोजन किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के जो आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इस बैठक को संबोधित किया है। यहाँ पर अगर हम आसियान की बात करें तो आसियान एक संगठन है जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनका ये एक संगठन है और इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के टोटल 10 देश इसके मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी नौसेना का अगला संचालन प्रमुख किसे नामित किया है? तो अमेरिका की जो नेवी है यानी कि जो यूएस नेवी है उसमें जब सबसे जो उच्च रैंक का अधिकारी होता है उसी को बोलते हैं संचालन प्रमुख यानी कि अंग्रेजी में चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशंस। तो इस पद पर पहली बार किसी महिला को नॉमिनेट किया गया है और इनका नाम है लीजा फ्रेंचेटी। अगर ये इस पद को संभालती हैं तो ये अमेरिका के इतिहास में अमेरिकी नौसेना की पहली संचालन प्रमुख बन जाएंगी। अभी के लिए इनको सिर्फ राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नॉमिनेट किया है, अभी इनको बाद में अपॉइंट किया जाएगा। तो इनका नाम आपको याद रखना है लीजा फ्रेंचेटी। अभी ये बनी तो नहीं है लेकिन इनसे अभी के समय कौन है नौसेना के प्रमुख, उनका नाम है माइकल एम गिल्डे। तो इन्हीं का ये स्थान लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, विंबलडन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो साल भर में टेनिस के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं और उनमें से सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, इसके बाद होता है विंबलडन ओपन और आखिर में होता है यूएस ओपन। तो अभी इसमें जो तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है विंबलडन ओपन वो समाप्त हो चुका है। तो इसके बारे में विजेताओं के नाम आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो पुरुष एकल के विजेता बने हैं कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज, यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। जिस कंट्री से राफेल नडाल बिलोंग करते हैं उसी कंट्री के हैं कार्लोस अल्काराज और ये अभी सिर्फ 20 साल के ही हैं और इन्होंने इस बार नोवाक जोकोविच को फाइनल में हरा करके अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है। तो कार्लोस अल्काराज ने पहली बार विंबलडन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। विंबलडन में तो ये इनका पहला खिताब है लेकिन ओवरऑल ये इनका सेकंड ग्रैंड स्लैम खिताब है, क्योंकि इससे पहले ये 2022 के अंदर यूएस ओपन 2022 के अंदर इन्होंने जीता था और अभी इन्होंने इस बार विंबलडन ओपन 2023 को जीता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि विंबलडन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला वर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विजेता बनी है मार्केटा वोंड्रोसोवा। मार्केटा वोंड्रोसोवा जो है ये चेक गणराज्य की है। ये कंट्री भी आपसे पूछा जाता है तो ये आपको याद रखना है, चेक गणराज्य की है और इन्होंने फाइनल में ओंस जबेयोर को हरा दिया है जो कि ट्यूनीशिया देश से हैं, ट्यूनीशिया। तो मार्केटा वोंड्रोसोवा जो है इन्होंने इस बार का विंबलडन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीत लिया है और ये इनके पूरे करियर का ही पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और पिछले में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया था जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो ये सारी बातें आपको इस टूर्नामेंट के बारे में याद रखनी है। साहित्य अकादमी ने अखिल भारतीय दिव्यांग लेखक सम्मेलन का आयोजन 18 जुलाई को कौन से स्थान पर किया है? तो साहित्य अकादमी जो है ये भारत में संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन ये जो संस्था है साहित्य अकादमी, उसी ने हाल ही में अखिल भारतीय दिव्यांग लेखक सम्मेलन का आयोजन किया है। यानी कि भारत में पहली बार दिव्यांग लेखकों के लिए अखिल भारतीय यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर एक सम्मेलन हुआ है। तो ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आपको 2-3 बातें याद रखनी है। पहला ये कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली के अंदर। दूसरा, इसका आयोजन किसने किया है? तो साहित्य अकादमी ने इसका आयोजन किया है जो कि संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। फिर तीसरा, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है अर्जुन राम मेघवाल ने। अर्जुन राम मेघवाल जो है ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत राज्य मंत्री है। तो इतनी बातें आपको इस सम्मेलन के बारे में ध्यान रखनी है। 14 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में किन 2 नए न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है? तो भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अधिकतम 34 जज हो सकते हैं। अधिकतम जजों की संख्या 34 हो सकती है, जिसमें से एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 जज होते हैं। तो इन्हीं 33 में से हाल ही में 2 नए जजों को अपॉइंट कर दिया गया है जिनके नाम हैं उज्ज्वल भुइयां और एस.वी. भट्टी। उज्ज्वल भुइयां जो हैं ये इससे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे और एस.वी. भट्टी जो हैं ये केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 17 जुलाई 2023 को किस भारतीय जहाज ने इंडोनेशियाई नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में हिस्सा लिया है? तो हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की जो नेवी है उन दोनों ने आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। ये समय समय पर भारत कई सारे देशों के साथ इस तरह के अभ्यास करता है। तो अभी हाल ही में इंडोनेशिया की नौसेना के साथ में भारतीय नौसेना ने समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है और ये इंडोनेशिया की जो कैपिटल है
यानी कि जकार्ता, वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। और इस अभ्यास के अंदर हिस्सा लेने के लिए भारत के 2 जहाज भेजे गए थे, एक तो आईएनएस सह्याद्री और दूसरा आईएनएस कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि ऊपर्युक्त दोनों। 20 जुलाई को भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में जापान के साथ में इंडिया ने सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री यानी कि अश्विनी वैष्णव। तो इन्हीं के द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 21 जुलाई 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस स्थान पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो भारत के जो वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं यानी कि निर्मला सीतारमण, उन्होंने हाल ही में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला को विजिट किया, क्योंकि वहां पे जीएसटी भवन बनाया गया है और इसी जीएसटी भवन का उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर दिया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। आपको बता दूं कि ये जो नया जीएसटी भवन बनाया गया है त्रिपुरा में, इसकी लागत आई है 28 करोड़ रुपए। तो 28 करोड़ रुपए की लागत से इस जीएसटी भवन को बनाया गया है। फिर ये क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सा देश है जिसने दुनिया का पहला मीथेन संचालित अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? यानी कि एक ऐसा रॉकेट लॉन्च किया गया है जो कि मीथेन ईंधन पर संचालित होता है। तो कौन सा ये देश है? ये देश है चीन। आपको बता दूं कि चीन की एक कंपनी है जिसका नाम है लैंड स्पेस, और इसी कंपनी ने एक रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है ZUKE-2, ZHUQUE2। ZUKE-2 नाम का एक रॉकेट लैंड स्पेस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस रॉकेट की खास बात यह है कि यह मीथेन पर संचालित होता है। मीथेन यानी कि CH4 के द्वारा यह रॉकेट उड़ता है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चीन ने इसको किया है। देन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एलिवेटेड टैक्सीवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो भारत का पहला एयरपोर्ट जहां पर एलिवेटेड टैक्सीवे बनाया गया है, यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत के जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने हाल ही में दिल्ली एयरपोर्ट पर 2 चीज़ों का उद्घाटन किया है। एक तो यहाँ पर जो नया रनवे बनाया गया है जो कि दिल्ली एयरपोर्ट का चौथा रनवे है, उसका उद्घाटन किया है। और इस तरीके से जो दिल्ली एयरपोर्ट है वो 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट भी बन गया है। ये बात भी आपको याद रखनी है, दिल्ली एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पे 4 रनवे हैं। और दूसरी चीज़ है डुअल वे एलिवेटेड टैक्सी वे, जिसको आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। टैक्सी वे क्या होता है? ये एयरपोर्ट्स के ऊपर एक रास्ता होता है जहाँ पे जो प्लेन है वो चल सकती है। जहाज़ों की लैंडिंग के बाद और टेक ऑफ से पहले जहाज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है और इसी को टैक्सी वे के नाम से भी जाना जाता है। तो हाल ही में क्या हुआ है, दिल्ली एयरपोर्ट पर जो टैक्सी वे बनाया गया है ये एलिवेटेड है। एलिवेटेड का मतलब जमीन से काफ़ी ऊंचाई पर इसको बनाया गया है, जिसके चलते इसके नीचे से, यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़कें भी हैं, तो यहाँ के नीचे से गाड़ियाँ भी गुजर सकती हैं। तो इस तरीके से ये भारत का पहला एयरपोर्ट है जिसके ऊपर एलिवेटेड टैक्सी वे बनाया गया है। और ये दोहरे रास्ते का भी है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल वे वाला टैक्सी वे है। तो आपको याद रखना है कि इन दोनों ही मामलों में जो दिल्ली एयरपोर्ट है वो भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। निम्न में से किस देश का विक्टोरिया राज्य अनुमान से अधिक व्यय के कारण राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी नहीं करेगा? तो 2026 के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, ये गेम्स कहाँ पर होने हैं? इसकी मेजबानी दी गई थी ऑस्ट्रिया के विक्टोरिया राज्य को, लेकिन विक्टोरिया राज्य के प्रधानमंत्री ने हाल ही में अनाउंस किया है कि अनुमान से अधिक व्यय होने के चलते जो राष्ट्रमंडल खेल 2026 हैं उनकी मेजबानी विक्टोरिया नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले थे वो विक्टोरिया में होने थे, लेकिन विक्टोरिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने मेजबानी करने से इनकार कर दिया है। तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले वाले कहाँ पर हुए थे? ये 4 साल में होते हैं, तो इससे पिछला जो 2022 में हुआ था वो ब्रिटेन के बर्मिंघम में आयोजित किया गया था। 20 जुलाई 2023 को जारी किए गए नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम, भारत की जो पुरुष फुटबॉल टीम है, उसका क्या स्थान है?
तो हाल ही में 20 जुलाई 2023 को नवीनतम फीफा रैंकिंग जारी हुई है, यानी कि फुटबॉल में दुनिया भर की टीमों को रैंक किया गया है। तो जो पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट फुटबॉल टीम है उसके बारे में पहले आपको बताता हूँ। वो टीम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की टीम दुनिया में सबसे बेस्ट फुटबॉल टीम है। सेकंड नंबर पर है फ्रांस और थर्ड नंबर पर है ब्राज़ील। तो टॉप 3 के बारे में पहले आपको याद रखना है। फिर अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है इससे पहले 90वें नंबर पर था और एक स्थान के ग्रोथ के साथ भारत जो है अब वो 99th प्लेस पर आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 99वां। भारत की रैंकिंग है 99वीं। ये पिछले 5 सालों में सबसे बेहतर रैंकिंग है भारत की। पेरिस में आयोजित किए गए विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए वर्ल्ड लेवल पर पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हाल ही में हुई है और ये टूर्नामेंट पेरिस में हुआ है, फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। इस टूर्नामेंट में भारत ने टोटल मिलाकर के 10 मेडल जीते हैं। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये 10 जो पदक भारत को मिले हैं इनमें गोल्ड कितने हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज कितने हैं? तो गोल्ड मेडल हैं 3। इसके अलावा तीन नहीं, यहाँ पर 4 सिल्वर मेडल हैं और बाकी जो 3 बच गए ये ब्रॉन्ज मेडल हैं। 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। 3 गोल्ड मेडल किन्होंने जीते हैं, यहाँ पर आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं। सुमित अंतिल हैं और सचिन खिलाड़ी हैं, अजीत सिंह हैं। इन तीनों खिलाड़ियों ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। तो ये मैं आपको अलग से भी दिखा देता हूँ, इस पर मैंने पूरी डिटेल यहाँ पर लिख दी है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जो है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में 8 से 17 जुलाई तक आयोजित की गई है। इसमें मेडल टैली में टॉप पर था चाइना, जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। 16 गोल्ड मेडल इसने जीते हैं और भारत की रैंकिंग यहाँ पर थी 19वीं, क्योंकि भारत ने 10 मेडल जीते हैं जिनमें से 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। वैसे तो यहाँ पर आप सभी विजेताओं को देख सकते हैं, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण हैं जो गोल्ड मेडल के 3 विजेता हैं इनके बारे में, क्योंकि एग्जाम में इनके पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। तो इनमें आप देख सकते हैं जो सुमित अंतिल हैं, इनका पूरा नाम है सुमित अंतिल। तो इन्होंने जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। फिर सचिन खिलाड़ी, इन्होंने शॉटपुट यानी कि जो गोला फेंक होता है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और अजीत सिंह, इन्होंने भी जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक के अंदर एक अलग इवेंट पे गोल्ड मेडल जीता है। तो कम से कम आपको इन तीनों खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं और अगर आप याद कर सकें तो सिल्वर मेडल भी आप याद कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस टूर्नामेंट के बारे में सिर्फ इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। निम्न में से कौन सा राज्य साल 2024 में फिल्मफेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो 2024 के अंदर फिल्म फेयर जो अवार्ड्स होते हैं उसका 69वां संस्करण आयोजित किया जाएगा और इसकी मेजबानी करेगा गुजरात राज्य। सो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये पहली बार होगा जब फिल्म फेयर अवार्ड्स की मेजबानी गुजरात राज्य को दी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन सा बन गया है? तो अभी तक पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी वो थी अमेरिका का पेंटागन, जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है। और जो पेंटागन है इसको 6.5 मिलियन स्क्वायर फीट में बनाया गया है। 6.5 मिलियन स्क्वायर फीट। लेकिन अब इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है भारत के सूरत डायमंड बोर्स ने। सूरत डायमंड बोर्स जो बिल्डिंग है ये इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये गुजरात के सूरत में है और यहाँ पर डायमंड यानी कि हीरो की ट्रेडिंग की जाएगी। तो सूरत डायमंड बोर्स जो है ये एक 15 मंजिला इमारत है और इसको 7.1 मिलियन स्क्वायर फीट में बनाया गया है। तो इस तरीके से इसने पेंटागन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको पता होगा कि गुजरात का जो सूरत शहर है इसको दुनिया की डायमंड कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया का 90% जो डायमंड की कटिंग होती है वो सूरत के अंदर ही होती है। तो अब सूरत के अंदर ही सूरत डायमंड बोर्स को बनाया गया है जहाँ पर डायमंड्स की ट्रेडिंग की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है ये 9 आयताकार बिल्डिंग्स को मिला करके बनाई गई है। इसमें 9 आयताकार इस तरीके से बिल्डिंग्स हैं और सभी आपस में कनेक्टेड हैं। तो इस तरीके से सूरत डायमंड बोर्स जो है वो अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का निधन हो गया है? तो ओमन चांडी कौन थे? ये केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। केरल के ये 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, एक तो 2004 से लेकर के 6 के बीच में, फिर इसके बाद ये 2011 में दोबारा से बने थे और ये 2016 तक रहे। तो इस तरीके से इन्होंने केरल के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था और हाल ही में इनकी डेथ हो गई है।
आपको बता दूं कि केरल के अंदर जो पुथुपल्ली विधानसभा क्षेत्र है, पुथुपल्ली विधानसभा क्षेत्र, वहां से ये 1970 से ही विधायक थे और अभी जब इनकी डेथ हुई तब तक ये यहाँ के विधायक रहे। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हरभजन सिंह को पीछे छोड़कर भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर हम बात करें तो भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन जो हैं, इन्होंने हाल ही में वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल की है और ये भारत के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इन्होंने कितने विकेट लिए हैं? इन्होंने टोटल भारत के लिए 709 विकेट लिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इससे पहले यानी यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं, यानी कि नंबर 1 पर कौन है, तो वो हैं अनिल कुंबले। अनिल कुंबले ने भारत के लिए 953 विकेट लिए थे। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। रविचंद्रन अश्विन जो हैं वो दूसरे गेंदबाज बने हैं। हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म XAI की शुरुआत की है? तो XAI क्या है? ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक कंपनी है और ये AI का इस्तेमाल करके ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में हेल्प करेगी। तो ये जो कंपनी है इसको बनाया है एलोन मस्क ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलोन मस्क। एलोन मस्क जो है ये ट्विटर कंपनी के मालिक हैं और ये टेस्ला और जो स्पेस एक्स है उसके वर्तमान CEO भी हैं। 13 से लेकर के 15 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा में कौन से 2 देश शामिल हैं? तो अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि 14 जुलाई, ये जो दिन होता है 14 जुलाई, इस दिन फ्रांस के अंदर बेस्टिल डे परेड का आयोजन किया जाता है और इस बार की बेस्टिल डे परेड में PM नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया था। तो एक कंट्री तो यहाँ पर फ्रांस होगा, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो फ्रांस के अलावा वो कौन से दूसरे कंट्री की यात्रा पर गए थे? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं UAE। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से लेकर के 15 जुलाई तक जिन 2 देशों की यात्रा की है उनमें से एक है फ्रांस और दूसरा है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस के बारे में कुछ चीज़ें तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी, जैसे कि फ्रांस में जब ये गए थे तो वहाँ पर बेस्टिल डे परेड के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। आगे जो अगले क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था। यहाँ पर जस्ट मैंने आपके रिवीजन के लिए रखा है। 14 जुलाई को PM नरेंद्र मोदी किस शहर में आयोजित बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? तो इसका आंसर है पेरिस, फ्रांस। 14 जुलाई को किस देश में आयोजित बेस्टिल डे परेड में भारतीय त्रिसेवा दल ने भाग लिया था? तो PM नरेंद्र मोदी के साथ भारत की जो तीनों सेनाएं हैं उनका दल भी गया था। सो हमारा आंसर होगा यहाँ पर फ्रांस, यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में बेस्टिल डे परेड के अंदर भारत की तीनों सेनाओं के एक दल ने पार्टिसिपेट किया था। फिर इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखिए, 14 जुलाई को किस कंट्री ने PM नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसको फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भारत के प्रधानमंत्री को दिया था। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्रांस। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ही करा दिए थे। अब आगे देखते हैं, भारत ने फ्रांस के किस शहर में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब फ्रांस की विजिट की तो वहाँ पे भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया और उसी दौरान इन्होंने अनाउंस किया कि फ्रांस कंट्री के अंदर भारत अपना एक नया वाणिज्यिक दूतावास ओपन करेगा, जो कि फ्रांस के मार्सिले शहर के अंदर खोला जाएगा। ये फ्रांस का ही शहर है मार्सिले, जहाँ पर भारत अपना नया वाणिज्यिक दूतावास ओपन करेगा। इस यहीं पर आपको एक चीज़ और रिवाइज करा देता हूँ। इससे पहले जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर गए हुए थे तो वहाँ पर PM मोदी ने अनाउंस किया था कि अमेरिका के सिएटल शहर के अंदर ही भारत अपना एक नया वाणिज्य दूतावास बनाएगा। तो अमेरिका के सिएटल के अंदर और फ्रांस के मार्सिले के अंदर भारत अपना एक नया वाणिज्य दूतावास बनाएगा, ये आपको याद रखना है। PM नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान 15 जुलाई को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो PM नरेंद्र मोदी जब UAE की यात्रा पर थे तो उस दौरान भारत और UAE के बीच में टोटल 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 3 समझौतों पर, इनमें से 2 समझौते तो बैंकिंग क्षेत्र में हैं और एक शिक्षा क्षेत्र में है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से 3 समझौते हैं।
तो इनमें से दो तो मैंने आपको बताया कि बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड हैं और तीसरा जो है वो शिक्षा क्षेत्र से रिलेटेड है। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो समझौता हुआ है वो सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। तो सीमा पार लेन देन में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पहला समझौता हुआ है। दूसरा है कि भारत और यूएई के बीच में यूपीआई और वहाँ का जो इसी तरीके से पेमेंट सिस्टम है जिसको बोलते हैं आईपीपी, इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, ये यूएई का यूपीआई के जैसा ही प्लेटफॉर्म है। तो इन दोनों को आपस में इंटरलिंक करने के लिए एक समझौता हुआ है। फिर जो तीसरा हुआ है ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यूएई की जो कैपिटल है अबू धाबी, वहाँ पर आईआईटी दिल्ली का एक परिसर बनाया जाएगा। आईआईटी दिल्ली का जो पहला विदेशी परिसर है वो अबू धाबी में बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी के लिए समझौता हुआ है। तो एमसीक्यू के रूप में जब ये पूछा जाएगा तो किस तरीके से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारत संयुक्त अरब अमीरात के किस शहर में आईआईटी परिसर की स्थापना करेगा? तो भारत यूएई के जिस शहर में आईआईटी परिसर ओपन करेगा वो है अबू धाबी, जो कि यहाँ की राजधानी है। सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर भारत का कौन सा आईआईटी संस्थान अपना परिसर ओपन करेगा? तो वो है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ रिवाइज कराता हूँ क्योंकि इससे पहले भी इस तरह का समझौता हो चुका है। तो वो देश कौन सा है? वो देश है तंजानिया। तंजानिया का जंजीबार शहर है और वहाँ पर इसी तरीके से आईआईटी परिसर एक ओपन करने के लिए तंजानिया के साथ में समझौता हुआ था। और तंजानिया के अंदर जो आईआईटी परिसर होगा उसको बनाएगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जो तंजानिया के जंजीबार में बनेगा ये भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर होगा। भारत के बाहर आईआईटी का पहला परिसर कहाँ पर ओपन किया जाएगा? तंजानिया के जंजीबार में, जिसको आईआईटी मद्रास के द्वारा स्थापित किया जाएगा। और अभी सेकेंड आईआईटी के लिए समझौता हुआ चुका है जो कि अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली के द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो ये भारत के बाहर भारत का दूसरा आईआईटी परिसर होगा जो कि अबू धाबी में बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने यूपीआई को किस देश के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई है, इसी तरीके से यूएई का जो पेमेंट सिस्टम है उसका नाम है इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म। तो इन दोनों को आपस में लिंक किया जाएगा और इसी के लिए समझौता हुआ है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पर आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से भारत का यूपीआई है इसी तरीके से दुनिया भर के जो अलग अलग पेमेंट सिस्टम है उनके साथ में भारत जो है वो अपने यूपीआई को इंटरलिंक कर रहा है ताकि जो सीमा पार लेन देन है वो आसानी से किया जा सके। तो यूपीआई को सबसे पहले अगर किसी अन्य कंट्री के पेमेंट सिस्टम से लिंक किया गया था तो वो था सिंगापुर। सिंगापुर। और सिंगापुर का जो पेमेंट सिस्टम है उसका नाम है पे यू। तो सबसे पहले यूपीआई और पेयू को आपस में लिंक किया गया था और अब उसी तरीके से अन्य कंट्रीज़ के जो पेमेंट सिस्टम है उनके साथ भी यूपीआई को लिंक किया जा रहा है। जैसा कि अभी इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म जो कि यूएई का है इसके लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसी तरीके का एक समझौता हाल ही में भारत ने श्रीलंका के साथ में भी किया है जो कि आगे मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा। क्योंकि श्रीलंका के अंदर जो पेमेंट सिस्टम है वहाँ का उसका नाम है लंका पे। लंका पे। और इसको यूपीआई के साथ में लिंक करने के लिए भी समझौता हो चुका है। फिर इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है, खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि नाइजीरिया। नाइजीरिया जो कंट्री है ये पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है और यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका नाम है बोला टिनुबू। बोला टिनुबू हाल ही में ये बने थे। तो इन्होंने ही हाल ही में नाइजीरिया कंट्री के अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की है ताकि वहाँ पे जो खाद्य पदार्थों की कमी हो रही है और जो कीमतें बढ़ रही हैं खाद्य पदार्थों की उन पर अंकुश लगाया जा सके। तो नाइजीरिया कंट्री के अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, ये आपको याद रखना है। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा। यहाँ की राजधानी है अबूजा और यहाँ की करेंसी है नायरा। हाल ही में किसने ये घोषणा की है कि देश के प्रत्येक गांव में आयुष्मान चौपाल लगाई जाएगी? तो देश के हर एक गांव के अंदर आयुष्मान चौपाल लगाई जाएगी, ये अनाउंसमेंट की है भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने।
यहाँ पे आपको बता दूं, ये जो आयुष्मान चौपाल लगाई जाएगी, यहाँ पर दो चीज़ें होगी। एक तो यहाँ पे लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी, और नंबर 2, यहाँ पे आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं परिवारों के, वो भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। और यहाँ पे डॉक्टर मनसुख मांडविया ने यह भी अनाउंस किया है कि जिन भी गाँव के अंदर 100% आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे, ऐसे गाँव को आयुष्मान ग्राम बोला जाएगा। ऐसे गाँव को आयुष्मान ग्राम बोला जाएगा, जहाँ पे सभी घरों के अंदर सभी जो एलिजिबल परिवार हैं उनका आयुष्मान कार्ड बन चुका होगा। तमिलनाडु का पहला उड़ान प्रशिक्षण संगठन यानी कि FTO कौन से जिले में स्थापित किया गया है? तो उड़ान प्रशिक्षण संगठन क्या होता है, इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर फ्लाइट ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि उड़ान का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो तमिलनाडु राज्य का पहला उड़ान प्रशिक्षण संगठन बनाया गया है सलेम जिले में। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और ये तमिलनाडु का तो पहला है, लेकिन पूरे भारत का 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन है, यानी कि फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनको DGCA से मंजूरी लेनी पड़ती है, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो भारत में DGCA से अनुमोदित 36 भारत में उड़ान प्रशिक्षण संगठन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, निम्न में से किसे राज्यसभा में उपसभापति के पैनल में नामित किया गया है? तो राज्यसभा में जो उपसभापति का पैनल होता है उसको नेतृत्व करते हैं राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, जो कि अभी के समय हैं जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ ने ही उपसभापति के पैनल में टोटल 8 लोगों को नॉमिनेट किया है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 8 लोगों में से उतनी ही महिलाएं हैं जितने कि पुरुष, यानी कि बराबर बराबर महिलाओं और पुरुषों को रखा गया है। तो यहाँ पर 4 पुरुषों को नॉमिनेट किया गया है और इतनी ही महिलाओं को भी यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है। और ये राज्यसभा के इतिहास में पहली बार है जब उपसभापति के पैनल में बराबर मात्रा में महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। तो 4 महिलाएं हैं और 4 पुरुष भी हैं। जो 4 महिलाएं हैं उनके नाम मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तो है PT ऊषा, दूसरी हैं S फांगनोन कोन्याक, और तीसरी हैं डॉक्टर फौजिया खान, चौथी हैं सुलता देव। तो इन्हीं 4 महिलाओं को उपसभापति के पैनल में नॉमिनेट किया गया है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किनका नाम ऑप्शन में है। PT ऊषा यहाँ पर ऑप्शन ए में है, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जो दूसरी महिला है यानी कि S फांगनोन कोन्याक, इनके बारे में आपको विशेष रूप से याद रखना है। ये नागालैंड की हैं, ये नागालैंड की हैं, और ये नागालैंड से राज्यसभा में चुनी जाने वाली पहली महिला भी बनी थी, और अब तो इनको उपसभापति के पैनल में भी नॉमिनेट किया गया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से कितने राफेल समुद्री विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार के रक्षा अधिग्रहण परिषद ने क्या किया है, भारतीय नौसेना के लिए टोटल 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद के लिए मंजूरी दे दी है। ये जो विमान हैं ये फ्रांस कंट्री से खरीदे जाएंगे। सो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 26। आपको बता दूं कि ये जो नौसेना के लिए राफेल विमान होते हैं, इनको राफेल M के नाम से जाना जाता है। राफेल M, यहाँ पर M का मतलब होता है मैरीन, यानी कि समुद्री। तो राफेल M नाम का जो राफेल एयरक्राफ्ट है, 26 ऐसे एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे भारतीय नौसेना के लिए। और इनको कौन बनाएगा? इनको वही कंपनी बनाएगी जिसको राफेल बनाती है, यानी कि डसाल्ट एविएशन। फ्रांस की कंपनी है डसाल्ट एविएशन, इसी के द्वारा इन जहाज़ों को बनाया जाएगा और भारत को डिलीवर किया जाएगा। देन ये क्वेश्चन स्पोर्ट करंट अफेयर से है। पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हॉकी टूर्नामेंट का शुभंकर क्या है? तो एशिया लेवल पर पुरुषों के लिए जो हॉकी का टूर्नामेंट होता है वो होने वाला है। ये अगस्त महीने में होगा, 3 से लेकर के 12 अगस्त के बीच में। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ये भारत की मेज़बानी में होने वाला है। तो भारत की मेज़बानी में कहाँ पर होगा? सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है, तमिलनाडु की राजधानी जो चेन्नई है वहाँ पर ये टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया सवाल में कि इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है बोम्मन, जो कि एक हाथी है। यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं। तो बोम्मन जो कि एक हाथी है, इसको पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हॉकी टूर्नामेंट का शुभंकर बनाया गया है, जो कि 3 से लेकर के 12 अगस्त तक चेन्नई में होने वाला है। यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, इस बार के ऑस्कर अवार्ड के अंदर भारत की एक डॉक्यूमेंट्री को भी अवार्ड मिला था, जो कि हाथियों के संरक्षण पर आधारित था, और उसका नाम था द एलिफेंट विस्परर्स। द एलिफेंट विस्परर्स। तो ये जो बोम्मन हाथी है, इसकी प्रेरणा इसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ली गई है, द एलिफेंट विस्परर्स मूवी से। निम्न में से कौन से भारतीय कंपनी ने मलेशियाई बाजार के लिए अपना
पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है। तो भारत की एक कंपनी है, एक फिनटेक कंपनी है जिसका नाम है रेजर पे, और इसी ने हाल ही में मलेशियन मार्केट के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे शुरू किया है जिसका नाम रखा गया है करलिक बाय रेजर पे। तो करलिक जो है ये मलेशिया की ही एक कंपनी थी, लेकिन इसको रेजर पे ने अधिग्रहण कर लिया और फिर उसके बाद उसको रीब्रांड करके करलिक बाय रेजर पे के नाम से मलेशिया के अंदर शुरू किया गया है। तो इस तरीके से मलेशिया में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किसने शुरू किया है? रेजर पे ने। निम्न में से कौन से राज्य की सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजह कोथा नामक एक जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो इंसानों और हाथियों के बीच में होने वाले संघर्ष को कम करने के लिए गजह कोथा नाम का एक जागरूकता अभियान शुरू किया है असम राज्य की सरकार ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें वहाँ के लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि इंसानों और हाथियों के बीच में कन्फ्लिक्ट कम से कम हो सके, और इसमें हाथियों के भी जान ना जाए और इंसानों के भी जान ना जाए। तो असम सरकार ने इसकी शुरुआत की है। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कौन से देश में किया जा रहा है? तो जिस तरीके से पुरुषों का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो 4 साल में एक बार होता है, उसी तरीके से महिलाओं का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो भी 4 साल में एक बार होता है। तो अभी 2023 में इसका आयोजन 2 कंट्रीज के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि 2 देश इसके संयुक्त रूप से मेजबान हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया और दूसरा न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये टूर्नामेंट महिलाओं के लिए फुटबॉल में सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, तो इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे कि इसका मेज़बान मैंने आपको बता दिया है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसमें कब से कब तक हो रहा है? ये 20 जुलाई को शुरू हुआ है और 20 अगस्त को ये समाप्त होगा। टोटल इसमें 32 टीमें हैं, लेकिन याद रखिएगा भारत इसमें नहीं है। 32 टीमें इसमें शामिल है लेकिन भारत नहीं है। मैचेस टोटल 11 खेले जाएंगे और जो फाइनल मैच है वो सिडनी में खेला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में फाइनल होगा। ऑफिशियल थीम सॉन्ग क्या है? इसका ऑफिशियल थीम सॉन्ग है यूनिटी, यानी कि एकता। फिर फुटबॉल के वर्ल्ड कप में ये भी पूछा जाता है कि ऑफिशियल मैच बॉल कौन सी है? तो जो फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान जो बॉल इस्तेमाल की जाती है उसको एक नाम दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार की ऑफिशियल मैच बॉल का नाम है ओशियंस, और समुद्र के नाम से इसका नाम इंस्पायर है ओशियंस। यहाँ पर आपको बता दूं कि इसको कौन सी कंपनी ने बनाया है? इसको एडिडास ने बनाया है, ये भी आप याद कर सकते हैं। फिर ऑफिशियल मैस्कट यानी कि शुभंकर क्या है? तो शुभंकर है ताजुनी। ताजुनी इसका शुभंकर है, जिसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक पेंगुइन है। तो पेंगुइन ताजुनी को यहाँ पर शुभंकर बनाया गया है। तो इस टूर्नामेंट के बारे में यही कुछ बातें आपको याद रखनी है, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हाल ही में किस राज्य के आथूर पान के पत्तों को जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक का टैग मिला है? तो आथूर पान के जो पत्ते हैं इनको तमिलनाडु राज्य के थूथुकुडी जिले के अंदर उगाया जाता है। तमिलनाडु राज्य के थूथुकुडी जिले के अंदर। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आथूर बीटल लीफ कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु में उगाए जाते हैं, इनको जीआई टैग मिल चुका है। बोनालू त्योहार किस राज्य में मनाया जाने वाला एक वार्षिक हिंदू त्योहार है? बोनालू जो फेस्टिवल होता है ये तेलंगाना राज्य के अंदर आयोजित किया जाता है और इसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। तो ये तेलंगाना में होता है। सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फिर ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्तर का एक सूचकांक हाल ही में जारी हुआ है। आपको बताना है कि किस संस्था ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 को जारी किया है? नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो इसको जारी किया है भारत के नीति आयोग ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नीति आयोग के इस समय जो उपाध्यक्ष हैं उनका नाम है सुमन बेरी, और उन्होंने ही हाल ही में इस इंडेक्स को जारी किया है। आपको बता दूं इससे पहले ये सिर्फ एक ही बार जारी हुआ है, यानी कि ये इसका सेकेंड एडिशन है, सेकेंड एडिशन, और अभी इसको जारी किया है सुमन बेरी ने, जो कि इसके उपाध्यक्ष हैं। तो अब यहाँ पर आपके सामने वो रिपोर्ट है जिसका कवर पेज आप देख सकते हैं, इंडिया नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इसको 2 संस्थाओं के साथ में मिल करके नीति आयोग ने तैयार किया है, एक तो OPHI और दूसरी UNDP। UNDP ही वो संस्था है जो कि वैश्विक स्तर पर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जारी करता है। कुछ समय पहले इसकी रिपोर्ट आई थी, तो उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस के अंदर बता दिया है। तो अब हम देखते हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019-21 के दौरान भारत में ऐसे लोग जो कि बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं उनकी संख्या घट करके 14.96% हो चुकी है। टोटल पॉपुलेशन का
14.96% भारत में लोग बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं। और पिछले 5 सालों में यानी कि 2015-16 से लेकर के 2019-21 के बीच में भारत ने 135 मिलियन यानी कि 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है पिछले 5 सालों में। इसके अलावा यहाँ पर ये ग्रामीण क्षेत्र का भी डेटा है कि ग्रामीण क्षेत्र में कितनी गरीबी है, और इसी तरीके से अर्बन एरियाज में यानी कि शहरी क्षेत्र में कितनी गरीबी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस इंडेक्स के बारे में वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है, वो राज्य कौन सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं, तो वो राज्य है बिहार। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार में 33.76% यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुआयामी गरीबी में जी रही है, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। फिर दूसरे नंबर पर सबसे गरीब है झारखंड, फिर तीसरे पर मेघालय, ऐसे ही चौथे पर उत्तर प्रदेश है। ऐसे ही आप अगर नीचे जाते जाएंगे तो सबसे आखिर में आपको मिलेगा केरल राज्य, यानी कि केरल राज्य में सबसे कम लोग बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं, केवल 0.55%। फिर इसी तरीके से आपको यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज के बारे में भी याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम देखें तो सबसे गरीब है दादरा एंड नगर हवेली तथा दमन और दीव। यहाँ की 9.21% पॉपुलेशन जो है वो बहुआयामी गरीबी में जी रही है। वहीं पुदुचेरी जो है वो सबसे कम गरीब यूनियन टेरिटरी है, 0.85%। तो ये डेटा आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर AI फॉर इंडिया 2.0 कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? AI फॉर इंडिया 2.0 जो प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसका मेन मकसद है कि देश के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो तकनीक है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, उसके बारे में निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। तो फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी AI के बारे में। तो ये शुरू किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री भी हैं और ये भारत के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी हैं। तो इन्होंने ही इस प्रोग्राम को शुरू किया है जिसका नाम है AI फॉर इंडिया 2.0, और इसको विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर शुरू किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि विश्व युवा कौशल दिवस जो है ये हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। 15 जुलाई को। मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया है? यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं कि APG यानी कि एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में आतंकवाद को धन मुहैया कराने के खिलाफ और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ काम करता है। जिस तरीके से FATF वर्ल्ड लेवल पर है, उसी तरीके से एशिया पैसिफिक लेवल पर है एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। तो हाल ही में क्या हुआ है, इस ग्रुप के ऑब्जर्वर का स्टेटस पाने वाला पहला अरब देश बन गया है संयुक्त अरब अमीरात। तो UAE जो कंट्री है उसको हाल ही में ये जो ग्रुप है उसके अंदर ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला है, और ऐसा ऑब्जर्वर का स्टेटस पाने वाला ये पहला अरब देश भी बन गया है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय एथलीटों ने कितने पदक जीते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एशिया लेवल पर हाल ही में एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है और इस टूर्नामेंट के अंदर भारत ने टोटल 27 पदक जीते हैं, टोटल 27 मेडल्स। इनमें से 6 तो गोल्ड मेडल हैं, 6 हैं गोल्ड मेडल। इसके अलावा 12 सिल्वर मेडल हैं और 9 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल हैं। 6 स्वर्ण पदक, 12 रजत पदक और 9 कांस्य पदक। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इस पूरे टूर्नामेंट के बारे में। यही चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये कहाँ पर हुई है। 25वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है बैंकॉक में, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। इसमें जो मेडल टैली में टॉप 3 स्टेट आए थे, जो 3 कंट्रीज आए थे, उनमें से नंबर 1 था जापान, सेकंड नंबर पर था चाइना और थर्ड नंबर पर आपको याद रखना है तीसरे स्थान पर पदक तालिका में स्थान हासिल किया है अपने भारत देश ने, क्योंकि भारत ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, 12 सिल्वर मेडल और 9 कांस्य पदक के साथ टोटल 27 मेडल जीते हैं। यहाँ पर इस राइट साइड में सभी भारत के 27 विजेताओं की फोटो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि इनके बारे में कुछ ही के बारे में आपको याद रखना है, जैसे कि सभी गोल्ड मेडल विजेताओं के बारे में कम से कम आप याद रखिए। इनमें से एक हैं ज्योति याराजी। ज्योति याराजी भारत की एक मशहूर धाविका हैं। इन्होंने महिलाओं की 100 मीटर की जो बाधा दौड़ होती है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। अब्दुल्ला अबू बकर, इन्होंने पुरुषों की ट्रिपल जंप इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। पुरुषों की ट्रिपल जंप में अब्दुल्ला अबू बकर ने गोल्ड जीता है। पारुल चौधरी ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेस के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। फिर इसके बाद अगले हैं अजय कुमार सरोज। इन्होंने पुरुषों के 1500 मीटर रेस के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। तजिंदर पाल सिंह तूर, इनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। ये पुरुषों के मेंस
के अंदर शॉर्ट पुट के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता है, यानी कि जो गोला फेंकना होता है उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। फिर भारत की जो मिक्स्ड 4x400 रिले टीम थी उसने भी यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। यह 1600 मीटर की रेस होती है जिसमें 4 खिलाड़ियों ने एक साथ हिस्सा लिया था, तो इन सबको भी गोल्ड मेडल मिला है। तो यही सारी चीज़ें आपको इस टूर्नामेंट के बारे में याद रखनी है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर आपको और याद रखना है, ये आप देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पर भगवान हनुमान जो हैं उनको इसका मैस्कट बनाया गया था, यानी कि शुभंकर जो है वो भगवान हनुमान को बनाया गया था। तो यहाँ पर आप देखिए इसी पर आधारित आपके सामने क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कौन से देश में किया गया है? तो यहाँ पर कंट्री पूछा गया है, सो आंसर हो जाएगा थाईलैंड। अगर शहर भी आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में ये हुआ है। देन इसके बाद अगला सवाल आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर 18 जुलाई को किस शहर में पहली चर्चा आयोजित की है? तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो रिस्क हैं, इससे रिलेटेड जो खतरे हैं, उनको किस तरीके से कम किया जा सकता है, इसी बात पर चर्चा करने के लिए हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पहली बार चर्चा आयोजित की है। और ये कहाँ पर हुई है? ये यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय में ही हुई है, यानी कि न्यूयॉर्क शहर के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर ये जो सम्मेलन हुआ है, इसकी अध्यक्षता कौन से देश ने की है? तो आपका आंसर होगा ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि जुलाई महीने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो अध्यक्षता है वो ब्रिटेन के पास ही है। क्या होता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 15 मेंबर हैं, उन्हीं में से किसी न किसी एक देश को एक एक महीने के लिए अध्यक्ष बनाया जाता है। तो अभी जुलाई महीने के लिए अध्यक्ष है ब्रिटेन, इसी कारण से ब्रिटेन की अध्यक्षता में न्यूयॉर्क शहर के अंदर ये बैठक हुई है। 17 जुलाई 2023 को पीयूष गोयल ने किस ब्रांड नेम के तहत सब्सिडी वाली चना दाल की बिक्री की शुरुआत कर दी है? तो पीयूष गोयल जो कि भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, इन्होंने हाल ही में सब्सिडी वाली जो चना दाल बिक्री होती है उसको एक ब्रांड नेम दिया है और ये नाम है भारत दाल। तो भारत दाल के नाम से भारत की जो सब्सिडी वाली चना दाल है वो बिकेगी। सो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन से भारतीय नौसैनिक जहाज ने समुद्री तत्परता अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023 में भाग लिया है? ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस जो अभ्यास है ये एक बहुराष्ट्रीय पहल है और इसमें क्या होता है, समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई सारे देशों की जो नौसेनाएं हैं वो एक साथ मिलकर के ये अभ्यास करते हैं। और इसके आयोजन के लिए जो संस्था है, जो संस्था इसको आयोजित करती है उसका नाम है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, इसमें टोटल 34 मेंबर हैं। भारत इसका फुल मेंबर नहीं है लेकिन भागीदार जरूर है। तो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के द्वारा ये आयोजित किया जाता है समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और भारत ने इसमें पहली बार हिस्सा लिया है। भारत की जो नौसेना है उसने पहली बार इस अभ्यास के अंदर पार्टिसिपेट किया है। तो सवाल में यहाँ पर यह पूछा गया है कि इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज गया था? तो उसका नाम है INS सुनैना, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये अभ्यास कहाँ पर हुआ था? ये अभ्यास हुआ था सेशल्स में। सेशल्स के अंदर इसका आयोजन किया गया था और INS सुनैना ने इसमें हिस्सा लिया था। हाल ही में 12 से लेकर के 16 जुलाई तक राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 कौन से शहर में आयोजित की गई है? तो राष्ट्रमंडल देश जो हैं यानी कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनके बीच में भारोत्तोलन की ये चैंपियनशिप होती है। इसमें वेट उठाना होता है। तो भारोत्तोलन की चैंपियनशिप का आयोजन किया गया इस बार ग्रेटर नोएडा में, जो कि यूपी में है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर नोएडा। सोमालिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सोमालिया जो कंट्री है ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, जो अफ्रीका में हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसी में ये पड़ता है। तो यहाँ पर भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है नामाग्या सी खम्पा को। नामाग्या सी खम्पा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये केन्या में राजदूत हैं और अब इनको सोमालिया में राजदूत बनाया जाएगा। सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको बता दूं, जो सोमालिया देश है मैंने आपको बताया ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। इसकी राजधानी है मोगादिशु। इसकी राजधानी है मोगादिशु और यहाँ की करेंसी है सेलिंग। इसी तरीके से एक और अपॉइंटमेंट हाल ही में हुई है, आपको बताना है इंडोनेशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडोनेशिया जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है और ये आसियान का मेंबर भी है।
ये एक आसियान कंट्री है। तो यहाँ पर भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है संदीप चक्रवर्ती को। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दूं इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो है इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशियन रुपया। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की भारत यात्रा के दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे और ये हाल ही में 20 और 21 जुलाई को 2 दिनों के लिए भारत की यात्रा पर आए हुए थे। ये इनकी जब ये राष्ट्रपति बने उसके बाद से ये इनकी भारत की पहली यात्रा है। तो इनकी इस भारत की यात्रा के दौरान भारत और श्रीलंका के बीच में टोटल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जब ये भारत में थे तो उसी दौरान भारत और श्रीलंका के बीच में टोटल 5 एग्रीमेंट्स हुए हैं। कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए हैं यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। तो एक समझौता तो नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग को लेकर के हुआ है। सेकंड है श्रीलंका के त्रिंकोमाली जिले में आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए सहयोग ज्ञापन। फिर इसके बाद तीसरा है श्रीलंका में यूपीआई आवेदन स्वीकृति के लिए NIPL और लंका पे के बीच में समझौता। तो जो मैं आपको बता रहा था कि भारत और श्रीलंका के बीच में यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई और लंका पे को इंटरलिंक किया जाएगा, तो उसके लिए भी एक समझौता हुआ है। यहाँ पर NIPL जो है ये भारत की कंपनी है जिसका नाम है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। फिर इसके बाद जो अगला है ये भारतीय मूल के उन तमिल समुदाय के लोगों के लिए है जो कि श्रीलंका में रहते हैं, तो उनके विकास के लिए भी एक समझौता हुआ है। फिर अगला है पूर्वी प्रांत के आर्थिक विकास के लिए बहुक्षेत्रीय पैकेज। तो ये 5 एग्रीमेंट्स हुए हैं भारत और श्रीलंका के बीच में जब श्रीलंका के जो राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं वो भारत की यात्रा पर आए थे। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया है, 15 जुलाई को होता है विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे। यहाँ पर आप इसकी थीम भी देख सकते हैं, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2023 की थीम है स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर ए ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। तो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं जुलाई महीने के 3rd वीक के सभी महत्वपूर्ण दिवस और थीम। 15 जुलाई को मनाया गया है विश्व युवा कौशल दिवस जिसकी थीम है स्किलिंग टीचर्स, ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर ए ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। फिर इसके बाद 16 जुलाई को मनाया गया है विश्व सर्प दिवस यानी कि वर्ल्ड स्नेक डे। 17 जुलाई को होता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को होता है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। नेल्सन मंडेला जो है ये दक्षिण अफ्रीका के थे, इनको अफ्रीकी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दूं इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो नेल्सन मंडेला के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है वो 18 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई को होता है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस क्योंकि 20 जुलाई के ही दिन जो फीडे संस्था है, फीडे उसकी स्थापना हुई थी। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शतरंज की संस्था है उसकी स्थापना 20 जुलाई को हुई थी, तो उसके स्थापना दिवस को इंटरनेशनल चेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर 20 जुलाई को ही होता है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस क्योंकि 20 जुलाई 1969 इसी दिन जो नील आर्मस्ट्रांग हैं और बज एल्ड्रिन दोनों लोगों ने चंद्रमा की सरफेस पर कदम रखे थे, तो अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस इसीलिए मनाया जाता है। हाल ही में भारत ने P75 प्रोजेक्ट के तहत 3 अतिरिक्त पनडुब्बियों के निर्माण के लिए किस देश के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले आपको बता दूं जो P75 प्रोजेक्ट है, P75 प्रोजेक्ट जो है वो भारत के लिए पनडुब्बी बनाने के लिए शुरू किया गया था। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत टोटल 6 पनडुब्बियां बनाई गई हैं और इन सभी पनडुब्बियों को बनाए हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने, जो कि मुंबई के अंदर बेस्ड है। मुंबई के अंदर जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है उसने प्रोजेक्ट 75 के तहत टोटल 6 सबमरीन बना करके इंडियन नेवी को दिए हैं। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसमें जो कंट्री इसका सहयोग कर रहा था इसमें भारत का, वो देश था फ्रांस। तो फ्रांस के सहयोग से भारत ने इन 6 पनडुब्बियों को बनाया था। अब उसी तरीके से 3 एक्स्ट्रा पनडुब्बियों के लिए समझौता हुआ है जिसमें फ्रांस जो है वो तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्रांस। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 हाल ही में जारी हो चुका है जिसमें दुनिया भर के पासपोर्ट्स को रैंकिंग दी जाती है। तो इस रिपोर्ट के अंदर जो भारत का पासपोर्ट है उसकी रैंक है 81वीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। साथ ही यहाँ पर रिपोर्ट पे ये भी बताया गया है कि भारत के जो नागरिक हैं वो बिना किसी पूर्व वीजा के 57 कंट्रीज के अंदर यात्रा कर सकते हैं।
57 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि भारत के नागरिकों को बिना किसी पूर्व वीजा के अपने कंट्री में आने की इजाज़त देते हैं। देन इसी से रिलेटेड अगला सवाल है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में कौन सा देश टॉप पर है? तो इस बार के सूचकांक में टॉप पर है सिंगापुर। तो सिंगापुर का पासपोर्ट जो है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। क्यों? क्योंकि सिंगापुर के जो नागरिक हैं वो सबसे ज़्यादा कंट्रीज में बिना किसी पूर्व वीजा के जा सकते हैं। दुनिया के 192 कंट्रीज हैं जो कि सिंगापुर के नागरिकों को बिना किसी पूर्व वीजा के आने की इजाज़त देते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सिंगापुर। तो ये मैं आपको दिखाया था डायरेक्ट वेबसाइट से ही मैंने ये पिक्चर्स निकाली हैं। तो नंबर 1 पर कौन सा देश है? नंबर 1 पर है सिंगापुर। सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। 192 कंट्रीज वीजा फ्री एक्सेस देते हैं। फिर इसके बाद भारत की रैंकिंग है 81 और यहाँ पर 57 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि भारत के नागरिकों को बिना किसी पूर्व वीजा के आने की इजाज़त देते हैं। ऐसे ही सबसे आखिर में कौन सा देश है? सबसे आखिर में है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की रैंक जो है वो सबसे अंत में है यानी कि 104वें नंबर पर है और यहाँ के नागरिकों को केवल 27 देश ही हैं जो कि बिना किसी पूर्व वीजा के आने की इजाज़त देते हैं। तो इस तरीके से आपको इस रिपोर्ट में बस ये 2-3 बातें याद रखनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13 और 14 जुलाई को आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो आसियान का क्या मतलब है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसमें टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हैं दक्षिण पूर्व एशिया के। तो इनके और भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ पर हुई है? इस बार ये हुई है इंडोनेशिया के जकार्ता में। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने इसमें हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया को विजिट किया था और जकार्ता में इस बैठक के अंदर पार्टिसिपेट किया। फिर अगला सवाल देखिए, 12वीं मेकोंग गंगा सहयोग तंत्र की विदेश मंत्रियों की बैठक कौन से स्थान पर आयोजित की गई? तो जो मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन है इसमें टोटल 6 मेंबर कंट्रीज हैं और भारत भी इसका एक मेंबर है। तो इनके विदेश मंत्रियों की जो हाल ही में बैठक हुई है वो आयोजित की गई है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। तो इसमें भी भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने विजिट किया है। यहाँ पर आपको बता दूं कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो हाल ही में 2 देशों की यात्रा पर गए थे। एक तो इंडोनेशिया, वहाँ पे आसियान और भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक में इन्होंने हिस्सा लिया। फिर उसके बाद वो गए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, जहाँ पे मेकोंग गंगा सहयोग की 12वीं बैठक हुई थी, तो उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। निम्न में से वो कौन सा देश है जिसने हाल ही में काला सागर अनाज पहल को रोक दिया है? तो काला सागर अनाज पहल क्या है? यहाँ पर आप इसको मैप में देखकर समझ सकते हैं। काला सागर अनाज पहल या फिर अंग्रेजी में बोल सकते हैं ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। तो ब्लैक सी यानी कि जो काला सागर है, काला सागर के रास्ते अनाजों की जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित करने के लिए ही ये इनिशिएटिव रसिया और यूक्रेन के द्वारा शुरू किया गया था। तो रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया था और उसके बाद ही ये समझौता हुआ था। ये समझौता तुर्की और यूनाइटेड नेशन की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच में हुआ था। समझौता ये था कि जो रसिया है वो उन जहाज़ों पर आक्रमण नहीं करेगा जिन जहाज़ों के जरिए यूक्रेन से जो अनाज है वो काला सागर से होकर के आगे जा रहा है। यानी कि ये जो समझौता था इसमें रसिया ने ये सुनिश्चित किया था कि वो ऐसे जहाज़ों पर आक्रमण नहीं करेगा जिनसे यूक्रेन से अनाजों को भर करके काला सागर के रास्ते दूसरे कंट्रीज तक पहुंचाया जाएगा। तो इसी कारण से रसिया ने ये एक सेफ कॉरिडोर प्रोवाइड किया था ताकि यहाँ से अनाजों को दूसरे देशों में निर्यात किया जा सके। लेकिन हाल ही में क्या हुआ है, जो रसिया है उसने इसको रोक दिया है, इस पहल को रोक दिया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूस। इससे पहले भी पिछले साल रसिया इससे पीछे हट गया था, लेकिन बाद में फिर से उसने इस पहल को शुरू कर दिया था। लेकिन अभी एक बार फिर से रूस ने इसको रोक दिया है, ये आपको याद रखना है। वंदे भारत ट्रेनों के विकास के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड ने किस रूसी कंपनी के साथ में एक संयुक्त उद्यम बनाया है? रेल विकास निगम लिमिटेड क्या है? ये भारत की एक कंपनी है जो कि रेल के विकास के लिए काम करती है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। तो इसने हाल ही में रूस की 2 कंपनियों के साथ में मिल करके एक ज्वाइंट वेंचर लॉन्च किया है। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? जब कुछ कंपनियां मिल करके एक कंपनी बनाती हैं तो उसको ज्वाइंट वेंचर बोला जाता है। तो हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड ने 2 रूसी कंपनियों के साथ में ज्वाइंट वेंचर बनाया है। ये 2 कंपनियां हैं मेट्रो वैगन मैस और लोकोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स।
तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपर्युक्त दोनों। तो इन तीनों कंपनियों ने मिल करके जो ये ज्वाइंट वेंचर बनाया है, इसका मकसद क्या है, क्यों ये बनाया गया है? तो इसका मकसद है कि एसी स्लीपर कोच वाली टोटल 120 वंदे भारत ट्रेनों को बनाना है। टोटल 120 वंदे भारत ट्रेनों को बनाने के लिए ये ज्वाइंट वेंचर बनाया गया है। तो अभी अगले कुछ सालों में इसके प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, फिर उसके बाद 12 से 18 ट्रेनें हर साल बना करके दी जाएंगी। तो 120 वंदे भारत ट्रेनों के लिए यह ज्वाइंट वेंचर बनाया गया है। ये जो तीनों कंपनियों ने मिलकर के नई कंपनी बना दी है, ये इस कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा शेयर होगा मेट्रो वैगन मैस का। 70% जो शेयर है वो इसके पास रहेगा। फिर लोकोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है इसके पास 5% शेयर, और बाकी 25% भारत की आरबीएनएल के पास में रहेगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन के बारे में ये सारी बातें याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। इस तरीके से हम लोगों ने 15 से लेकर के 21 जुलाई यानी कि जुलाई महीने के तीसरे हफ्ते से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने कवर कर लिया है। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अब आप उसका आंसर बहुत ही कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के जरिए आप जो करंट अफेयर्स पोर्शन है उसको पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो हम लोग इसी तरीके से जल्दी किसी अन्य वीडियो के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।